नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजीपीएफएम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य। लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कीवर्डों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? महत्वपूर्ण कीवर्डों पर चर्चा करेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो सबसे पहले आपको समझना है, कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या नहीं होते, समान नहीं होते। क्या नहीं होते? समान नहीं होते, अर्थात समानता नहीं होती है। तो कोई भी दो व्यक्ति में क्या नहीं होती, शारीरिक रूप से समानता नहीं होती है। इसी कारण क्या पाया जाता है? विभिन्नता उत्पन्न होता है। क्या होता है? इसी कारण विभिन्नता उत्पन्न होता है। और इसी विभिन्नता को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो समझते हैं किस प्रकार शारीरिक रूप से समानता नहीं होती। तो देखिएगा, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का नाम क्या है? खली है। खली कैसा दिख रहा है आपको? लंबा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? लंबा दिख रहा है। विशालकाय का दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, मांसपेशियां कैसे दिख रही है? विकसित दिख रही है। और दूसरा चित्र में देखिएगा, ये क्या है? अब्दुल रोजेक है। क्या है? अब्दुल रोजेक है। और ये क्या है? हजबुल्ला है। ये कैसे दिख रहे हैं? शारीरिक रचना के आधार पर क्या दिख रहे हैं? छोटे दिख रहे हैं। तो ये दोनों चित्रों में क्या दिख रहा है आपको? भिन्नता दिख रहा है। क्या दिख रहा है? भिन्नता दिख रहा है। तो ये दोनों चित्रों में क्या है? व्यक्ति हैं। इसी कारण क्या होता है, समझिएगा, शारीरिक रूप से दो व्यक्ति में क्या नहीं होती? समानता नहीं होती। इसी कारण क्या उत्पन्न होता है, आप समझिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। क्या आया? इससे व्यक्तिगत क्या हो गया, आप समझिएगा, यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न हुई। क्या हुई? व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न होती है। अर्थात आप समझना क्या है कि दो व्यक्ति क्या होते हैं, शारीरिक रचना में समानता नहीं होती, विभिन्नता पाई जाती है। इसी कारण क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है? उत्पन्न होता है। पहला आप समझ पाए होंगे। और चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह व्यक्ति कैसा दिख रहा है आपको? गोरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गोरा है। यह क्या है? काला है। तो ये क्या है? भिन्नता है कि एक व्यक्ति कैसा दिख रहा है आपको? गोरा दिख रहा है। एक व्यक्ति कैसा दिख रहा है? काला दिख रहा है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। आप समझ पाए? तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। अर्थात क्या होता है कि दो व्यक्ति की शारीरिक रचना समान नहीं होती। क्या नहीं होती? समान नहीं होती, अर्थात अलग अलग होते हैं। यही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। तो पहला कीवर्ड आप समझ पाए होंगे। अब चर्चा करते हैं दूसरे कीवर्ड पर। तो यहाँ पर बात करते हैं मानसिक स्थिति की। किस पर बात करते हैं? मानसिक स्थिति की। तो दो व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या नहीं होती? समान नहीं होती। आपको पता है कि दो व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसे नहीं होती? समान नहीं होती। चर्चा करते हैं इस पर कि मानसिक स्थिति क्या नहीं होती? समान नहीं होती। क्या नहीं होती? समान नहीं होती है। एक व्यक्ति, समझेगा, कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, वह क्या कर लेता है? जल्दी सीख जाता है। क्या कर लेता है? जल्दी सीखता है। क्या करता है? जल्दी सीखता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति है, वह कैसे करता है? धीरे सीखता है। क्या करता है? धीरे सीखता है। अर्थात क्या होता है? जो जल्दी सीखता है वह क्या होता है? तीव्र गति से ज्ञान को अर्जित करता है। और कोई व्यक्ति धीरे सीखता है तो वो क्या होता है? मंद गति से क्या करता है? ज्ञान को अर्जित करता है। तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है? भिन्नता उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? भिन्नता उत्पन्न होगा या नहीं होगा? समझिएगा कि कोई व्यक्ति जल्दी सीख जा रहा है और कोई व्यक्ति धीरे सीख रहा है, तो उसमें क्या होगा? भिन्नता। तो कौन सीख रहे हैं? लोग सीख रहे हैं। इसके कारण क्या होगा? उत्पन्न होगा व्यक्तिगत। क्या उत्पन्न होगा आपका? व्यक्तिगत भिन्नता आएगा या नहीं आएगा? इससे क्या आता है? व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे समझते हैं, ये चाचा चौधरी जी हैं, हमारे कौन है? चाचा चौधरी है। चाचा चौधरी कैसे होते हैं बताइएगा? इसकी मानसिक स्थिति कैसी है? तीव्र है। क्या है? मानसिक स्थिति इसकी क्या है? तीव्र है। अर्थात तेजी से ये निर्णय ले सकते हैं। वैसे समझिएगा, ये हमारे क्या है? साबू है। साबू कैसे हैं? शारीरिक रूप से मजबूत है। किस रूप से? शारीरिक रूप से तो क्या है? मजबूत है। लेकिन ये मानसिक रूप से क्या है? मजबूत है। क्या चाचा चौधरी का अपेक्षा नहीं है? तो इससे क्या उत्पन्न हुआ? समझिएगा, भिन्नता आई है ना। दो व्यक्तियों में क्या दिख रहा है आपको? भिन्नता दिख रहा है। किस कारण दिख रहा है? मानसिक स्थिति के कारण। तो इस कारण भी क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होता है। तो दूसरा कीवर्ड आप समझ पाए। अब चर्चा करते हैं तीसरे कीवर्ड पर। यहां पर लिखा हूं मैं संवेगात्मक। क्या लिखा हूं? संवेगात्मक, अर्थात संवेग। तो संवेग को आपको मैं विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं। तो संवेग क्या होता है? उत्तेजित अवस्था। किसको? उत्तेजित अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। किसको? उत्तेजित अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। अब संवेग कहां से प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है? हम जानते हैं शरीर से प्रकट होता है। जो संवेग होता है किससे प्रकट होता है? शरीर से प्रकट होता है। और संवेग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आपको पता है, इमोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशंस। और इमोशंस का मतलब क्या होता है? भावना होता है। क्या होता है? भाव होता है या भावना होता है। अर्थात भाव कहां से आता है? आप जानते हैं, आपके अंदर भाव कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से जन्म होता है। जो भी भाव अर्थात इमोशंस का जन्म कहां से होता है? हृदय से जन्म होता है। क्या होता है? हृदय से जन्म होता है। तो समझते हैं इसके माध्यम से कैसे भिन्नता आता है। तो ये एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है? तुझे कितना चाहने लगे हम। अर्थात इसमें अभी किस प्रकार का संवेग, उत्तेजना उत्पन्न हुआ है कि इसमें क्या हो रहा है? सुख का उत्तेजना है। क्या है? सुख की अवस्था है। अर्थात यह किस अवस्था में है? सुख की अवस्था में। तभी तो क्या कह रहा है? इसकी संवेग अर्थात इमोशंस क्या है? अभी तुझे कितना चाहने लगे हम। वैसे आप दूसरा चित्र को देखिएगा, बेख्याली में तेरा ख्याल आए। अर्थात यह व्यक्ति कैसा है? दुख है। क्या है? अभी दुखी अवस्था में है। इसका इमोशंस कैसा है? दुखी है। एक व्यक्ति का इमोशन देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है? सुखी दिख रहा है। एक व्यक्ति का इमोशन कैसा दिख रहा है? दुखी दिख रहा है। तो यहाँ पर व्यक्तियों में क्या पाया जाएगा? विभिन्नता होगा या नहीं होगा? क्या होगा? विभिन्नता होगा। तो ये भी कारण बनता है व्यक्तिगत भिन्नता का। किसका?
इससे भी उत्पन्न होता है संवेगात्मक भिन्नता के कारण भी क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होता है। तो समझ पाए, तो किन कारण से होता है, 3 कीवर्डों को समझना है आपको। सबसे पहले क्या समझना है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या नहीं होते, समान नहीं होते। और क्या होता है समझिएगा, मानसिक स्थिति दो व्यक्तियों में समान नहीं होती। और उसके बाद क्या होता है, संवेगात्मक भाव दो व्यक्तियों में क्या नहीं होती, समानता नहीं होती। इसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो चर्चा कर लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य कोई भी दो व्यक्ति, क्या याद रखना है, कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं होते, उसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं होते, उसे ही क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। अब चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय फ्रांसिस गाल्टन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। अर्थात फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया व्यक्तिगत भिन्नता का। या और आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको क्या याद रखना है, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। तो आपको प्रश्न पूछेगा, संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया, फ्रांसिस गाल्टन का। सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। अब चर्चा को आगे विस्तार देते हैं और चर्चा करते हैं। इन्होंने, आपको याद रखना है 1869 में, कब, 1869 में एक किताब लिखी, हेरिडेटरी जीनियस नामक किताब लिखा। कौन सा, हेरिडेटरी जीनियस नामक किताब लिखा, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता, किसको, व्यक्तिगत भिन्नताओं का वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत किया। तो आपको क्या याद रखना है, 1869 में किसने याद रखेगा, आपको फ्रांसिस गाल्टन ने क्या लिखा, हेरिडेटरी जीनियस नामक किताब लिखा, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता की वैज्ञानिक विवेचना क्या की, प्रस्तुत की। तो अब चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जहां आपको याद रखना है कि इसके अलावा, किसके अलावा, फ्रांसिस गाल्टन के अलावा टायलर, स्किनर, केटल आदि मनोवैज्ञानिक ने भी इस दिशा में, अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता की दिशा में अपना क्या दिया, योगदान दिया। तो यहाँ पर हम चर्चा को समाप्त करते हैं। अब चर्चा करेंगे आगे परिभाषा पर। तो जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे टायलर के अनुसार, जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का किस प्रकार इन्होंने परिभाषित किया। तो टायलर महोदय ने बताया, शारीरिक रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। तो इन्होंने क्या बताया कि शरीर के रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता है। अर्थात आपको समझना क्या है, जैसे शारीरिक रूप से कैसे होता है, शारीरिक रूप से किस प्रकार भिन्न होता है। कोई व्यक्ति कैसे होता है, मोटा हो सकता है, क्या हो सकता है, मोटा हो सकता है। कोई व्यक्ति क्या होता है, पतला होता है। वैसी आकार में कैसे भिन्नता पैदा होगा, व्यक्तिगत भिन्नता समझेगा। कोई व्यक्ति कैसे होता है, लंबा होता है, क्या होता है, लंबा होता है। और कोई व्यक्ति क्या होता है, छोटा। इसी कारण क्या होता है, भिन्नता आता है करके बताए। और सीखने की प्रक्रिया, कोई क्या होता है, जल्दी सीखता है, क्या करता है, जल्दी सीखता है। और कोई व्यक्ति कैसे सकता है, धीरा। तो इसके कारण भी क्या होगा, विभिन्नता आएगी। कोई व्यक्ति की बुद्धि और स्मृति क्षमता क्या होती है, प्रखर होती है। और कोई व्यक्ति की बुद्धि क्षमता कैसे होती है, मंद होती है। कई व्यक्तियों की रुचि अलग होती है। जैसे कोई व्यक्ति को क्या होता है, गाना सुनना पसंद होता है, कई को पढ़ना पसंद होता है, कई को नाचना पसंद होता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होता है। इस तरह का परिभाषा किसने दिया, टायलर ने दिया। तो आपको क्या याद रखना है, टायलर ने किस तरह का परिभाषा दिया, शरीर के रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं करके किन्होंने परिभाषित किया, व्यक्तिगत भिन्नता को टायलर महोदय ने परिभाषित किया। अब चर्चा करते हैं आगे, परिभाषा में चर्चा करते हैं स्किनर। तो स्किनर ने किस प्रकार परिभाषित किया, जानने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को। तो इन्होंने बताया, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के समस्त पहलू आते हैं। किसके, व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी के समस्त पहलू आते हैं, जिसका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का परिभाषा दिया कि व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त पहलुओं आते हैं। क्या आते हैं, व्यक्तित्व के समस्त पहलू आते हैं, जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यह परिभाषा किसकी है, आपको याद रखना है, स्किनर महोदय की। अब चर्चा करते हैं, अगले परिभाषा पर चलते हैं। अगला परिभाषा हमारा है जेम्स ड्रेवर का। किसका याद रखिएगा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अब चर्चा करेंगे हम किसके अनुसार, व्यक्तित्व का परिभाषा जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने, किससे, कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्नता रखता है, उसे ही क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो ड्रेवर महोदय, जेम्स ड्रेवर महोदय क्या बताते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत से जितना भी भिन्नता रखता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण परिभाषा को आपको याद रखना है। क्या करना है, 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशन को आपको याद करना है। किसके अनुसार,
क्या परिभाषा दिया गया, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो इतने परिभाषा को याद रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण परिभाषा को आप याद रखने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब चर्चा को आगे करते हैं। अब चर्चा करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार पर। किस पर? व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार पर चर्चा करेंगे, जहां हम सबसे पहले जानेंगे शारीरिक भिन्नता पर चर्चा करेंगे। किस पर? शारीरिक भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता क्या होती है समझते हैं सबसे पहले। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ये देखिएगा इस प्रकार का मैं क्या बना रहा हूं, व्यक्ति बना रहा हूं। ये व्यक्ति कैसा दिख रहा है आपको? लंबा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लंबा है ये व्यक्ति। वैसे ही एक और व्यक्ति बनाया, देखिएगा ये व्यक्ति कैसा दिख रहा है आपको? छोटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। वैसे ही मैं एक व्यक्ति बना रहा हूं, ये देखिएगा ये कैसा दिख रहा है आपको? पतला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पतला पतला दिख रहा है। वैसे ही आपको एक व्यक्ति और बना रहा हूं, तो ये देखिएगा थोड़ा सा ये कैसा दिख रहा है आपको? मोटा दिख रहा है। तो यही क्या है? शारीरिक भिन्नता है। क्या है? शारीरिक भिन्नता है। अर्थात विभिन्न व्यक्ति की शारीरिक बनावट, रूप, रंग, लिंग भेद आदि शारीरिक विशेषता में जो भिन्नता पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शारीरिक भिन्नता। क्या कहा जाता है? शारीरिक भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति का शरीर कैसे हो सकता है? लंबा हो सकता है। एक व्यक्ति का शरीर क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। एक पतला हो सकता है, एक मोटा हो सकता है। तो यही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या है? शारीरिक भिन्नता का प्रकार है। तो और समझते हैं जैसे कैसे हो सकता है, जैसे समझेगा। आयु के कारण भी क्या आता है? भिन्नता आता है। किसके कारण? आयु के कारण भी व्यक्तित्व भिन्नता आता है। यही क्या है? शारीरिक भिन्नता है। जैसे समझेगा, किशोर व्यक्ति है और एक क्या है? वृद्ध व्यक्ति है। अब समझिएगा किशोर व्यक्ति को, चित्र को देखिएगा तो इसकी कार्य क्षमता कैसे होगी? किशोर व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। किसके अपेक्षे? वृद्धा व्यक्ति के अपेक्षे कार्य क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। वृद्धा व्यक्ति की कार्य क्षमता कैसे होगी? यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता क्या है? किशोर की अधिक है, तो इसकी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जैसे आयु, जब आप क्या होंगे? युवावस्था में होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? अधिक कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था में आएंगे तो आपकी शारीरिक रचना में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आपकी कार्य क्षमता में क्या होगी? कमी होगी। तो आयु भी क्या होता है? शारीरिक भिन्नता का कारण है। किसका कारण है? आयु भी शारीरिक भिन्नता का कारण है। वैसे ही समझिएगा भार, क्या होता है? भार, जैसा भारी व्यक्ति होता है, एक कैसे होता है? पतला व्यक्ति होता है। क्या होता है? पतला। इसके कारण भी क्या होता है? शारीरिक भिन्नता पैदा होता है। जैसे जो दबा के खाता है, गोलू मोलू टाइप से होता है, दबा कर खाता है, तो वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। देखिएगा तो ये क्या होता है? भार के कारण भी शारीरिक भिन्नता आता है। ये दबा के हरपन मौला होकर खा रहा है, जिंदगी का मजा है, चार्वक के दर्शन को जानता है कि खाओ पियो इंजॉय करो वाला बात करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोटा हो गया, तो शारीरिक भिन्नता आया ना। ऐसे ही हमारे देखिएगा ये नवाजुद्दीन साहब हैं, जो खाते पीते नहीं। क्या नहीं करते? खाते पीते नहीं, अर्थात हमारे तार बिजली से पतले हमारे पिया वाले हैं। तो ये क्या हो गया? देखिएगा भार भी क्या करता है? शारीरिक भिन्नता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अर्थात शारीरिक भिन्नता आप समझ पाए, भार के कारण आता है। वैसे क्या होता है? आकार के कारण भी क्या होता है? शारीरिक भिन्नता होता है। जैसे ये खली है, तो ये कैसा दिख रहा है आपको? लंबा दिख रहा है। खली महोदय कैसे दिख रहे हैं आपको? लंबा दिख रहे हैं। वैसे ही देखिएगा ये चित्र में अब्दुल रोजेक है। ये कौन है? अब्दुल रोजेक है बिग बॉस वाला, ठीक है, बुर्गर वाला। और ये कौन है? हमारे क्या हजबुल्ला है। दोनों के बीच लड़ाई होता है, तीन लोग कैसे हैं? छोटे हैं। तो इसके कारण भी क्या दिख रहा है? शारीरिक भिन्नता दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शारीरिक भिन्नता। तो आप समझ पाए होंगे, पहला भिन्नता को समझ पाए होंगे, किसको? शारीरिक भिन्नता को समझ पाए होंगे। तो हम किसका? व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किस पर चर्चा किया? शारीरिक भिन्नता पर। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे चलचित्रों के माध्यम से। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं अगले भिन्नता पर। तो अगला प्रकार हमारा क्या होगा? चर्चा करते हैं मानसिक भिन्नता। किस पर चर्चा करते हैं? मानसिक भिन्नता पर चर्चा करते हैं। तो मानसिक भिन्नता क्या होता है? मानसिक गुणों में जब व्यक्ति के मानसिक गुणों और बौद्धिक गुणों के आधार पर जो भिन्नता पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मानसिक भिन्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसिक भिन्नता। कैसे होता है? एक व्यक्ति जल्दी सीखता है। क्या होता है? एक व्यक्ति जल्दी सीखता है। क्या करता है? जल्दी सीखता है। और एक व्यक्ति क्या होता है? धीरे से सीखता है। ये क्या करेगा? जल्दी सीखता है, जल्दी सीखता है। और एक क्या होता है? धीरे से सीखता है। क्या करता है? धीरे से सीखता है। क्यों करता है? मानसिक भिन्नता के कारण। जिसका आईक्यू लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा, अर्थात क्या होगा? वह प्रखर बुद्धि का होगा। और जिसका आईक्यू लेवल क्या होगा? कम होगा, तो क्या होगा? वह मंद बुद्धि का होगा। मंद बोलना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या होगा? वो मंद बुद्धि का होगा। आपको समझना है। तो इसके कारण क्या होगा? भिन्नता आएगा ना। वह व्यक्ति जल्दी सीखेगा और वह व्यक्ति क्या होगा? धीरे से सीखेगा। जिसका आईक्यू लेवल कम है वो धीरे से सीखेगा, और जिसका आईक्यू लेवल क्या है? ज्यादा है, वो क्या होगा? जल्दी सीखेगा। इसी कारण क्या होगा? मानसिक भिन्नता आता है। क्या आता है? मानसिक भिन्नता आता है। तो जैसे समझ लेते हैं कैसे। जैसे एक व्यक्ति है, यह जल्दी सीखता है। जैसे सोनू था। सोनू आप जानते हैं बिहार का था। क्या था? बिहार का था। ये अपने से कम उम्र बच्चों को क्या करता था? पढ़ाता था, क्योंकि इसकी आईक्यू लेवल क्या थी? ज़्यादा थी। तो इसी कारण क्या हो गया? ये भिन्नता को पैदा करेगा। ऐसे एक व्यक्ति देखिएगा, एक व्यक्ति धीरे से सीखता है, अर्थात ये तारे जमीन पर वाला पिक्चर है। अर्थात ये क्या होगा? धीरे से सीखेगा। तो क्या होगा? भिन्नता आएगा ना। यह व्यक्ति कैसे होगा? प्रभावशाली होगा। यह तीव्र बुद्धि का होगा। ये कैसे होगा? मंद बुद्धि का होगा। इसी को क्या कहा जाता है? मानसिक भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक भिन्नता। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे मानसिक भिन्नता क्या होती है। अब चर्चा करते हैं अगले भिन्नता पर। तो अगला भिन्नता क्या है? सामाजिक भिन्नता। तो सामाजिक के आधार पर व्यक्तित्व में क्या होता है? व्यक्ति में क्या होता है? भिन्नता होता है। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता, आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद चर्चा करते हैं गामक भिन्नता पर। तो कोई बच्चा
जल्दी चलना सीख जाता है। क्या करता है? जल्दी चलना सीख जाता है, जल्दी दौड़ना सीखता है। और कोई बच्चा क्या होता है? धीरे से चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। कई व्यक्ति तेजी से चलते हैं, कई व्यक्ति धीरे से चलते हैं, कई तेजी से दौड़ते हैं, कई दौड़ भी नहीं पाते। यही क्या होता है? गामक भिन्नता होता है। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे गामक भिन्नता क्या होता है। उसके बाद चर्चा करते हैं भाषा भिन्नता पर। किस पर? भाषात्मक भिन्नता पर चर्चा करते हैं। तो ये भारत देश है, देखिएगा मैं भारत का एक नक्शा बना रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी बनाता हूँ इस नक्शा को। ये देखिएगा, ये हमारा क्या है? भारत देश का क्या है? नक्शा है। तो भारत क्या है? क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। और यहाँ पर देखिएगा एक राज्य है, कौन सा है? गुजरात है। ये कौन सा राज्य है हमारा? पश्चिम बंगाल है। कौन सा बंगाल है? पश्चिम बंगाल है। देखिएगा गुजरात में क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर गुजराती बोला जाता है, केम छो मजामा। इधर क्या बोला जाता है? बंगाली बोला जाता है, हम तुम्ही की भालो भाषी। तो यहाँ पर क्या है? भाषा में क्या है? भिन्नता है। क्या है? भाषा में भिन्नता। जैसे समझेगा, ये उत्तर भारत है, ये कौन सा है? उत्तर भारत है। ये कौन सा भारत है? दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत के लोगों को आपको हिंदी उतने अच्छे से समझ में नहीं आती। आप जाएंगे दक्षिण में तो हिंदी उतने अच्छे से समझ नहीं पाते। वैसे ही आप उत्तर भारत वाले लोग क्या समझते हैं? हिंदी को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो ये क्या है? भाषा भिन्नता है। और आपको उदाहरण के लिए और समझाता हूँ, समझेगा। ये हमारा एक छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति कहाँ गया? दक्षिण भारत में गया। क्या गया? दक्षिण भारत में। और किसी आदमी से पूछा कहाँ से अगला खाएगा कहीं के, तो वो समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। यही क्या है? भाषात्मक भिन्नता है। कैसा है? भाषात्मक भिन्नता है। अब देखिएगा भाषात्मक भिन्नता को और समझना है तो अरिजीत सिंह ये किस तरह के गाना गाता है? मधुर गाना गाता है। किस प्रकार का गाना गाता है? मधुर गाता है, प्रेम गीत गाता है। कैसे गीत गाता है? प्रेम गीत गाता है। सावन बरसा देना, मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है करके। अब ये देखिएगा, एक है हमारा एक दिन प्यार, तू दूसरे दिन हिट करती यार वाला है, ठीक है। अर्थात ये क्या होगा? तेरा घर जाएगा वाला है, ठीक है। सिमड़ी वाले टाइप से बात करता है। तो ये क्या है? भाषा भिन्नता है, समझेगा। ये दो व्यक्ति हैं, लेकिन इन दोनों व्यक्ति में क्या है? भाषाई भिन्नता पाया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे भाषाई भिन्नता क्या है। अर्थात भाषा के आधार पर जो भिन्नता पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाषात्मक भिन्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषात्मक भिन्नता कहा जाता है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं अगले भिन्नता पर, व्यक्तित्व भिन्नता। अर्थात पर्सनालिटी में भिन्नता पाया जाता है। किसमें? पर्सनालिटी में भिन्नता पाया जाता है, जिसको मैं एक उदाहरण के समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ बालक क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था, यूंग महोदय ने व्यक्तित्व का प्रकार बताया था। एक बताया था क्या? अंतर्मुखी, और एक क्या बताया था? बहिर्मुखी। तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? बालक क्या होंगे? अंतर्मुखी होंगे। कुछ बालक क्या होंगे? बहिर्मुखी होते हैं। तो यूंग ने इन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन करके व्यक्तित्व को निम्न वत क्या किया है? विभाजन किया है। इसके आधार पर भी क्या पाया जाता है? व्यक्तित्व में विभिन्नता पाया जाता है। किसमें? व्यक्तित्व में विभिन्नता पाया जाता है। तो समझते हैं थोड़ा सा व्यक्तित्व में विभिन्नता क्या होता है। जैसे समझिएगा, ये क्या है? व्यक्तित्व है। क्या है? व्यक्तित्व है। किसके अनुसार पर वर्गीकरण करेंगे? यूंग ने मूल रूप से हमको पढ़ा है, किसे? मूल रूप से दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। तो बाद में एक तीसरा प्रकार जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तीसरा प्रकार, उभयमुखी। पहला क्या बताया था? अंतर्मुखी बताया था। और दूसरा क्या बताया था? बहिर्मुखी। जैसे अंतर्मुखी व्यक्ति का विशेषता कैसे होता है? वह कैसे होता है? मितभाषी होता है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो मितभाषी होते हैं, एकांकी प्रिय होते हैं, अर्थात एकांत प्रेमी होते हैं, कम मित्रता होती है, और वैसे क्या होते हैं? कम सहयोग की भावना होती है। किसमें? अंतर्मुखी में। वैसे ही उसके विपरीत देखिएगा, बहिर्मुखी में वचाल होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? वचाल होते हैं, मिलनसार होते हैं, अधिक मित्र होते हैं। क्या होते हैं? अधिक मित्र होते हैं, और लोकप्रिय होती है। तो ये क्या है? समझेगा, व्यक्तित्व भिन्नता है। क्या है? व्यक्तित्व भिन्नता। तो क्या होता है? व्यक्तित्व में भिन्नता के कारण भी क्या पाया जाता है? व्यक्तिगत भिन्नता आता है। तो आप समझ पाए व्यक्तित्व भिन्नता क्या है। वैसे ही आप समझेगा उभयमुखी। क्या होता है? उभयमुखी। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित व्यक्ति। उभयमुक्ति में क्या होता है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या क्या पाया जाता है? दोनों का गुण पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उभयमुखी। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे व्यक्तित्व भिन्नता क्या होता है। तो आप समझ पाए व्यक्तित्व भिन्नता क्या है करके। अब चर्चा को आगे बढ़ाते अगले भिन्नता के प्रकार में चलते हैं, जहां हम चर्चा करेंगे किस पर? नैतिक विभिन्नता पर। किस पर? नैतिक विभिन्नता पर। तो समझेंगे, ये दो व्यक्ति, एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये दूसरा व्यक्ति है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं नैतिक भिन्नता। तो ए व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति किस प्रकार का है? दयालु है। क्या है? दयालु है। वैसे ही आप समझेगा बी व्यक्ति क्या है? क्रूर है। तो ये नैतिकता का भावना है। दयालु नैतिकता है, क्रूरता क्या है? अनैतिकता है। तो ये दोनों में क्या है? भिन्नता पाया जाएगा ना। ये कैसा व्यक्ति है? दयालु है ए, और बी कैसा है? क्रूर है। वैसे ही आप समझेगा ए क्या है? सत्य बोलता है। क्या बोलता है? सत्य बोलता है। और बी क्या करता है? झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। तो यही तो नैतिक भिन्नता है। ए कैसा है? चरित्रवान है। कैसा है? आपको समझना है, चरित्रवान है। और बी कैसा है? चरित्रहीन है। तो ये है नैतिक भिन्नता। किस प्रकार की भिन्नता है? नैतिक भिन्नता होती है। इस प्रकार को आपको समझना है कि एक व्यक्ति दयालु हो सकता है, एक व्यक्ति क्या हो सकता है? क्रूर हो सकता है। तो ये नैतिक भिन्नता है। अब उपलब्धि भिन्नता को समझते हैं। किसको समझते हैं? उपलब्धि भिन्नता को। इसको मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझने का बस प्रयास करिएगा। जैसे उपलब्धि भी भिन्नता का कारण कैसे होता है? एक उपलब्धि क्या होता है? जॉब प्राप्त करना एक उपलब्धि है, और ये क्या है? देखिएगा एक जॉबलेस है। ये क्या है? अनुपलब्धि है। तो अब भिन्नता कैसे होगा? देखिएगा, जैसे आप सीजीपीएससी दिला रहे हैं, आप क्या बन गए? डीएसपी बन गए। क्या बन गए? तो डीएसपी अर्थात सिंघम, आता माझी सटकली बोलोगे तो आप समझिएगा भिन्नता। जो जॉब में है उसे समाज में क्या दिया जाता है? प्रतिष्ठा दिया जाता है। क्या होता है? समाज में
प्रतिष्ठा है, क्या है आप जानते हैं, प्रतिष्ठा है, उसका क्या है, आदर सत्कार है समाज में, ठीक है। तो ये भी भिन्नता का कारण बनेगा। तो जॉब किस माध्यम से समझेगा, किसी के पास जॉब है तो वो क्या है, उपलब्धि है, और जिसके पास जॉब नहीं है तो आप समझेगा जॉबलेस। जैसे लोग, हम जैसे लोग, अर्थात आप और मैं मिल बैठेंगे, 2 यार वाला कहानी है। आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पापा लड़की ढूंढ रहे हैं, सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। तो ये आप लोगों की स्थिति है। तो ये क्या है, आपकी समझेगा उपलब्धि में भिन्नता है। एक व्यक्ति जॉब में है और एक व्यक्ति किस में नहीं है, जॉब में नहीं है, तब भी क्या होगा, भिन्नता होगा। जो जॉब में है समाज उसे इज्जत की दृष्टिकोण से देखता है, जो जॉब में नहीं है उसे समाज इज्जत की दृष्टिकोण से देखता है। तो यही तो है उपलब्धि भिन्नता। क्या है, उपलब्धि भिन्नता। आप समझ पाए होंगे, इसी के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होता है। तो उपलब्धि भिन्नता आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब संवेगात्मक भिन्नता को समझते हैं। किसको समझते हैं, संवेगात्मक भिन्नता को। अब देखते हैं, ये चित्र है, देखिएगा यहाँ पर ये है हमारे पति हैं, समझिएगा पति है, क्या है, पति है, लिख देता हूं पति है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड लिख देता हूं। ये क्या है, वाइफ है, समझिएगा। अब देखिएगा हस्बैंड से, ये है वाइफ महोदय, हस्बैंड से क्या मांग रही है, पैसा मांग रही है, क्या मांगी, पैसा मांगी है, क्या करी, पैसा की मांग की, इन्होंने पैसा का क्या किया, मांग किया, क्या किया, मांग किया। अब पति जी ने पैसा नहीं दिया तो ये क्या हो गई, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, उत्तेजित अवस्था आया, अर्थात क्रोध हो गया। क्या हो गया, क्रोधी हो गई, अर्थात मैं तोर ले बात नहीं करूँ, जहाँ मैं भात ला निरान हो कह दी। तो यही क्या है, संवेगात्मक भिन्नता है। एक व्यक्ति कैसे हो गई, देखिएगा इनके पति जी ने क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो उसमें संवेग कैसा आया, क्रोध कपन आया, क्या आया, क्रोध आया। वैसे देखिएगा इधर, देखिएगा ये अपने हस्बैंड है, क्या है, हस्बैंड है, और ये वाइफ है। और हस्बैंड जानता है कि मेरे को जीवन में क्या नहीं चाहिए, पीपी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अर्थात पत्नी प्रताड़ना नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पत्नी प्रताड़ना नहीं चाहिए। तो हस्बैंड बोलता है ये मोर पैसा आगे धर लेकर के, तो कितना खुश है। तो ये क्या है, शांत है। तो यही क्या होगा, संवेगात्मक भिन्नता है। क्या है, संवेगात्मक भिन्नता। तो एक व्यक्ति क्या होता है, जब संवेगात्मक उत्तेजी की अवस्था आता है तो व्यक्ति कभी क्रोधी हो जा सकता है। एक व्यक्ति किस तरह का हो सकता है, क्रोध में आ सकता है, कोई शांत हो सकता है, कोई किसी प्रकार का संवेग आ सकता है। अर्थात इमोशंस के कारण जो भिन्नता आती है उसे क्या कहा जाता है, संवेगात्मक भिन्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेगात्मक, ठीक है। और बुरा मत मानिएगा, कोई भी हस्बैंड वाइफ होगा तो इसको मैं वो भी कर देता हूँ, ये बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है करके समझ लेते हैं। ये भी क्या है, बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, जीएफ प्रताड़ना और बीएफ प्रताड़ना, ठीक है। तो आप सब गुजर रहे होंगे इस दौर से, अभी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस दौर को विराम लगाइए, अपने संवेगात्मक भावनाओं को नियंत्रण करिए। आप में संवेगात्मक भिन्नता को थोड़ा सा क्या करना है, नियंत्रण करना है। अर्थात संवेगात्मक भिन्नता क्या है, समझेगा। जैसे क्या होता है, संवेग कभी उत्तेजित अवस्था आया तो आप कभी, कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यही क्या है, संवेगात्मक भिन्नता है। आप समझ पाए होंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ता हूँ। मनोवैज्ञानिक भिन्नता क्या है, मनोवैज्ञानिक, थोड़ा इसको ब्लर करना भूल गया था ना, ठीक है, इसको थोड़ा ब्लर कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप किसी को बढ़ावा दे रहे हैं करके। तो अब चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिक भिन्नता पर। किस पर, मनोवैज्ञानिक भिन्नता। तो मैं एक मनोवैज्ञानिक भिन्नता का उदाहरण लिया, रुचि पर लिया। किस पर लेता हूं, रुचि है। तो मनोवैज्ञानिक है, जो मन से आता है। रुचि कहां से आता है, मन से आता है। कोई रुचि आपके अंदर डाल नहीं सकता। हाँ, रुचि वो टूरी नहीं समझना है ना, रुचि कौन है करके, टूरी है करके नहीं समझना है। ये रुचि है, इंटरेस्ट है। किसकी बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट की। तो देखिएगा मनोवैज्ञानिक भिन्नता कैसे होता है। बॉयज का रुचि अलग होता है। बॉयज जैसे आप हॉस्टल में रहे होंगे तो बॉयज क्या बोलेंगे, चल ढूंढू, पार्टी करते हैं। क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। तो ये एनिमल प्रवृत्ति के, एनिमल पार्टी करते हैं। तो ये इनकी रुचि क्या है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, अलग करना है। अब देखिएगा ये क्या है, हमारे गर्ल्स है। क्या है, गर्ल्स है। अब ये जो गर्ल्स है मिलेंगे, ठीक है, बॉयज मिलेंगे तो तरह तरह की बातें होंगी, और गर्ल्स मिलेंगे तो आओ बहन चारी करे, क्या करे, चारी चुगली करे। तो ये है मनोवैज्ञानिक भिन्नता है। यही तो रुचि में भिन्नता है। लड़कों का अलग भिन्नता हो सकता है, लड़कियों में अलग भिन्नता होता है। एक लड़के क्या हो सकते हैं, पढ़ने वाला हो सकता है, एक दूसरा घूमने वाला हो सकता है। एक लड़की पढ़ने वाली हो सकती है, दूसरा क्या हो सकती है, पढ़ने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि रुचि में भिन्नता होती है। तो मनोवैज्ञानिक भिन्नता क्या है, रुचि, आदत आदि में भिन्नता क्या होती है, मनोवैज्ञानिक भिन्नता होती है। आप आसानी से समझ पाए होंगे, तो समझना बस है इसको। अब ये अभियोजितता अंतर, अर्थात आदतों में कारण भी क्या होता है, भिन्नता आता है, वैसे समझ जाएंगे। आकांक्षाएं के कारण भी क्या होता है, भिन्नता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार है आकांक्षाएं, ये इसके अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत है, आप समझिएगा, मनोवैज्ञानिक भिन्नता के अंतर्गत है। जैसे आदत, एक व्यक्ति का आदत क्या होता है, पढ़ने का होता है, और एक व्यक्ति का क्या होता है, घूमने का। ये क्या है, सब मनोवैज्ञानिक दशा है। क्या है, मनोवैज्ञानिक भिन्नता का कारण है। समझेगा, किसका, मनोवैज्ञानिक भिन्नता है। समझेगा, आकांक्षाएं, जैसे किसी को जॉब पाने की आकांक्षा है तो वो दिन रात पढ़ेगा, और किसी को जॉब पाने का आकांक्षा नहीं है तो क्या करेगा, कम पढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक भिन्नता। क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक भिन्नता। तो मनोवैज्ञानिक रुचि भी अंदर से पैदा होती है, आदत भी अंदर से आती है, इच्छाएं भी अंतर आती है। किसी की रुचि अलग होगा, किसी का रुचि अलग होगा, किसी का आदत क्या होगा, अलग होगा, किसी का आदत क्या होगा, अलग होगा, और किसी की आकांक्षाएं अलग होगी। जैसी मेरी आकांक्षाएं
खूब पैसा हो, लेकिन आता ही नहीं है। ठीक है, ये मजाक है, समझना है। और कई बोलेगा जीवन में क्या रखा है, सब मोह माया है, पैसा हाथ का मैल है। तो यही क्या होता है, मनोवैज्ञानिक भिन्नता होता है। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक भिन्नता होता है। अब विचारों की विभिन्नता पर समझते हैं, क्या करते हैं, विचारों की विभिन्नता। जैसे समझिएगा एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, तो दोनों के विचारों में क्या होती है, भिन्नता होती है। कैसे होती है, भिन्नता होता है, एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को नहीं मानता। तो यहीं से क्या हो गया, विचार में जैसे कोई आस्तिक हो सकता है, कोई नास्तिक हो सकता है। तो ये क्या होता है, विचारों में भिन्नता होती है। और सीखने की गति में भिन्नता, कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है और कोई व्यक्ति क्या होता है, धीरे सीखता है। तो ये हो गए हमारे भिन्नता, क्या हो गए, व्यक्तिगत भिन्नता। तो हमने किस पर चर्चा कर लिया, देखिएगा व्यक्तिगत भिन्नता पर हमने क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। किस पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर हमने पूरे तरीके से क्या कर लिया, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार पर हमने क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। अब चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। तो इसको आप रटिएगा बस मत। मेरे हिसाब से मैं कभी भी पढ़ाया हूं तो मैं रटाने का प्रयास नहीं करता, जहां तक मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्या करता हूं, समझाने का। तो आप आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, यहां से थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करते हैं और अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब यहां चर्चा करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करेंगे। किस पर, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो भी मैं यहाँ पर चलचित्र लाया हूँ, क्या लाया हूँ, इमेज लाया हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा किसी भी व्यक्ति के भावना, किसको, भावना, धर्म, समाज, आचरण को क्या करना उद्देश्य नहीं है, भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो ये सब चित्रें क्या है, काल्पनिक तरीका है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, बाद में व्यक्तिगत तौर पर एलिगेशन मत लगाइएगा सर आप हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, धर्म को। मेरा किसी भी धर्म और भावना, जाति और व्यक्तिगत रूप से किसी का आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। बस मेरा उद्देश्य है ये चलचित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करना। अब चलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला होता है वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का। अब समझाता हूं, जैसे ये मिर्जापुर में है, तो ये मिर्जापुर में भैया इसका पिताजी क्या था, हम भी क्या थे, गैंगस्टर थे। तो भी बोलेगा बेटा भी हम भी गैंगस्टर बनेंगे। तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। अर्थात आपके पूर्वज किस प्रकार थे, आपके पूर्वज आदर्शवान थे तो आपका पीढ़ी भी आदर्शवान बढ़ेगा। आपके पूर्वज कैसे थे, हिंसात्मक थे, तो आपकी पीढ़ी भी हिंसात्मक पड़ेगी। जैसे मिर्जापुर आप समझ पाए होंगे, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और चित्र देखिएगा, जैसे हम साथ साथ हैं, जहां पर उनके पिताजी हैं, पिताजी ने बच्चों में क्या दिया, संस्कार दिया कि हमको कैसे रहना है, साथ साथ रहना है। तो ये व्यक्तित्व को क्या करेगा, प्रभावित करेगा नहीं करेगा, किसको, व्यक्तित्व को। इनके पिताजी ने समझाया है कि परिवार सर्वोच्च है, आपको सबको मिलकर रहना है, तो ये सब भाई वाई सब मिलकर रहेंगे। तो ये क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। किसका, वंशानुक्रम से क्या होता है, व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला पहला तत्व क्या है, वंशानुक्रम है। आप आसानी से समझ पाए होंगे क्या है, वंशानुक्रम है। अब चर्चा करते हैं आगे पर वातावरण। तो वातावरण भी क्या करता है, व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे आपका समझेगा, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पर क्या है, समझेगा शराबी है, तो क्या है, शराबी है, तो आप भी क्या कहोगे, शराबी होगा। शराब पीने का प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे आपके मोहल्ले में पूरे शराबी लोग हैं, तो धीरे धीरे आप भी किसके ओर जाओगे, वातावरण कैसा होगा, शराबी है, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराब, देख देख फिर होता है क्या कहोगे। ठीक है, अरे यार क्या है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ, गम पिलाने के लिए वाला हो जाएगा। तो आप वातावरण भी व्यक्तित्व को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आपकी संगति इस तरह के लोगों के साथ है, किसकी तरह है, इस तरह के, तो आपके व्यक्तित्व भी में क्या होगा, प्रभाव होगा। अर्थात आप व्यक्तिगत रूप से क्या हो जाएगा, भिन्नता पाया जाएगा। क्योंकि आप इस तरह के रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी इन्हीं लोग की तरह रहेगा। जैसे आप इस तरह के बाल लगाएंगे, ठीक है, ये ऐसा पहने, तो फिर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, बोलने का जरूरत नहीं, आप समझ पाए होंगे। उसके बाद देखिएगा, आप देखिएगा कैसे लोगों के साथ रहेंगे। आप अगर पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपको पढ़ने का मन पड़ेगा। तो ये वातावरण है ना, कि ये बच्चे आप ऐसे संस्कारी लोगों के साथ है जो पढ़ाई कर रहे हैं। भैया इधर को इन लोग को मत देखिएगा, पढ़ने के लिए ऐसे लोग चाहिए करके मत समझेगा। ये एक उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है। जैसे आप पढ़ने वाले लोग के साथ वातावरण है, आपके आसपास में पढ़ने लोग वाले हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छे नौकरी वाले हैं, तो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका भावना कैसा आएगा, पढ़ने में आएगा। तो वातावरण भी किसको प्रभावित करता है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। समाज भी प्रभावित करता है। जैसे वातावरण में क्या होगा, अच्छे लोग होंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे। अगर आपके वातावरण के आसपास बुरे लोग हैं तो आपका व्यक्ति कैसे बनेंगे, बुरा व्यक्ति पड़ेगा। तो ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है। अब चर्चा करते हैं जाति और देश। किस पर करते हैं, जाति। तो जाति पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्ट हो जाता है। देश पर चर्चा करता हूँ। किस पर चर्चा करता हूँ, देश पर चर्चा करता हूँ। तो अब ये देश कैसे होगा, जैसे ये ठंडा वातावरण, कहीं किसी देश में जलवायु कैसा है, ठंडा है, कैसा है, ठंडा जलवायु है, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, टमाटर जैसे लाल होंगे। कैसे जैसे होंगे, टमाटर जैसे। जैसे रसिया वसिया समझ गए आप, जो समझ गया होगा रूस उसका, तो वो आप समझ गया होगा मेरे उदाहरण को। ठीक है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इस उदाहरण को समझ लेगा। जैसे ठंडा देश है, रूस हो गया, विदेश हो गया जैसे, तो वहाँ के लोग कैसे दिखेंगे, गोरे दिखेंगे। तो ये भिन्नता है ना। वैसे ही देखिएगा गर्म देश अफ्रीका देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ के लोग कैसे दिखेंगे, काला दिखेंगे। क्या दिखेंगे, काला। तो ये क्या होता है, देश, जाति भी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जहां ठंडा प्रदेश है, जलवायु है, सूर्य की रोशनी तपन कब है, वहां के लोग क्या दिखेंगे, गोरे गोरे टाइप से दिखेंगे। गोरे रंग पर इतना गुरूर न कर, गोरा रंग
कल 2 पल में ढल जाएगा। वैसे ही कहेंगे काले हुए तो हम क्या हुआ, मैं दिल वाला हूं करके। तो ये क्या है, भिन्नता है या नहीं है? तो ये क्या कर रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है या नहीं करता है? तो जाति और देश भी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसको समझना है। अब समझिएगा आयु और बुद्धि। आयु और बुद्धि भी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे छोटे आयु में होंगे तो आप सब लोग भी इस प्रकार के हरकतें किए होंगे, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी तो आप में क्या आएगा, भिन्नता आएगा। जब शुरुआती एज में रहेंगे तो आप ये चित्र बयां कर दे रहा है, इसको बोलने का जरूरत नहीं है, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, आयु के साथ क्या बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे, लुकिंग फॉर ए जॉब, अर्थात यहाँ से आपका क्या था, अलग प्रकार के व्यक्ति थे। क्या थे आप, अलग प्रकार के व्यक्ति थे। यहाँ पर जैसे ही आपकी क्या बढ़ी, आयु बढ़ी, तो आपका व्यक्ति का प्रकार क्या हो गया, व्यक्तित्व का प्रकार बदला या नहीं बदला, आप सिंसियर हो गए, लुकिंग फॉर ए जॉब। फिर जैसे ही आपकी आयु बढ़ेगी तो आपका व्यक्तिगत में, व्यक्तित्व में क्या आएगा, अंतर आएगा। तो इसी कारण तो भिन्नता आएगा। क्या आता है, व्यक्तिगत भिन्नता पैदा होता है। जैसे ही आप आयु बढ़े तो वृद्धावस्था में परम आभूषण क्या है, पंडित किसका, प्रदीप मिश्रा का भजन सुने तो फिर क्या बोलेंगे आप, 1 लोटा गंगा जल और सभी समस्याओं का हल। तो आयु और क्या होता है समझेगा, बुद्धि, दोनों व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपको समझना है, इन तथ्यों को समझना है। वैसे ही आप समझिएगा, छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ, परिपक्वता। परिपक्वता भी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो परिपक्व होगा, अच्छे से सोचेगा तो अलग प्रकार का व्यक्ति होगा। जो सोच नहीं पाएगा, परिपक्वता नहीं है अर्थात नादानी कर रहा है, तो वो अलग प्रकार का व्यक्ति कहलाएगा। वैसे शिक्षा सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे एक शिक्षित व्यक्ति है तो शिक्षित व्यक्ति का समाज में क्या होता है, इज्जत होता है। क्या होता है, समाज में इज्जत होता है, अर्थात समाज में प्रतिष्ठा होता है। क्या होता है, समाज में प्रतिष्ठा होता है, तो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है। वैसे ही समझिएगा, अनपढ़ व्यक्ति है, भले पैसा है, लेकिन समाज उसे प्रतिष्ठा की नज़र से नहीं देखता। क्या नहीं देखता, समाज उसे प्रतिष्ठा का नहीं देखता, तो ये अप्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएगा। तो शिक्षा भी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। और आर्थिक स्थिति, तो ये तो विडंबना है, आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिएगा, जिसके पास क्या है, पैसा ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा है तो भैया वो कहाँ जाएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा। किस में जाएगा, रेस्टोरेंट में खाना जाने जाएगा। और क्या करेगा, खाना को वेस्टेज करेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति है, पैसा है, हमारे पास सब चीज़ है, दुनिया खरीद लेंगे करके बोलेंगे, तो खाना भी खरीद लेंगे, फेंक देंगे करके बोलेंगे। और वैसे ही समझेगा, एक यह क्या होगा, रिच क्लास हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिच, अर्थात पूंजीपति व्यक्ति कहलाएंगे। कैसे होंगे, पूंजीपति व्यक्ति। अब देखिएगा, एक व्यक्ति होगा जिसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, तो ये पत्तल चाट कर अपने पेट को भरेगा, क्योंकि सबसे पहले होता है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, नहीं होता, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है भोजन। ये पापी पेट जीवन के लिए कुछ भी करा सकता है। तो एक व्यक्ति देखिएगा रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और एक व्यक्ति पत्तल को चाट रहा है। ये विडंबना है देश की, अर्थात एक व्यक्ति पूंजीपति वर्ग से बिलोंग करता है, एक व्यक्ति मजदूर वर्ग से बिलोंग करता है। यहीं पर तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने देश को 2 भागों में बांट दिया है। एक वर्ग होता है बुर्जुआ और एक सर्वहारा, अर्थात बुर्जुआ का मतलब होता है पूंजीपति, जिसके पास सब कुछ है, और एक वर्ग ऐसा है जो 2 वक्त के लिए रोटी के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, आर्थिक स्थिति। और एक चित्र समझिएगा, ये है हमारे अंबानी साहब। कौन है, अंबानी साहब है, जिनके शादी में 1000 करोड़ रुपए फूट दिया गया। कितने करोड़ रुपए को, 1000 करोड़ रुपए को खर्चा कर दिए, ठीक है। बड़े बड़े विदेश से नाचकार बुला के नचाए हैं, ठीक है। और यही देखिएगा, एक परिवार है जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए क्या है, विवश है। तो यही तो है आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत भिन्नता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आप इन चित्रों के माध्यम से समझ पाए होंगे। तो ये क्या है, देखिएगा, आर्थिक स्थिति व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद होता है समुदाय, धर्म, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान भी क्या करता है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। और लिंग भेद के कारण भी क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता प्रभावित होता है। तो हम क्या क्या चर्चा की है अभी, उस पर चर्चा करते हैं एक बार। तो आपको क्या याद रखना है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला पहला तत्व क्या होता है, वंशानुक्रम। बोलिएगा कौन सा, वंशानुक्रम। उसके बाद क्या है, बोलिएगा वातावरण। वातावरण का बाद क्या आपको याद रखना है, जाति और देश याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, जाति और देश। उसके बाद याद रखिएगा, आयु और बुद्धि भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। उसके बाद परिपक्वता, शिक्षा, आर्थिक स्थिति। उसके बाद आपको याद रखना है समुदाय, धर्म, सांस्कृतिक, रहन सहन, खान पीन। और उसके बाद आपको याद रखना है लिंग भेद। लिंग भेद पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो आपके साथ क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। लिंग भेद क्या होता है, आप परिपक्व हैं, इस अवधि में आप इतने परिपक्व हैं कि इन सब चीज़ों पर आप विभेद कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्यों पर। व्यक्ति भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव और महत्व, अर्थात व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है और महत्व पड़ता है। अब समझिएगा, आपके सिलेबस में क्या डाला गया है, व्यक्तिगत भिन्नता को डाला गया है। किसको डाला गया है, आपके सिलेबस में व्यक्तिगत भिन्नता को डाला गया है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके अंतर्गत, किसका, आपके अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका महत्व क्या होगा, आपके लिए क्या महत्व है। तो आप समझिएगा, यहाँ से आपको सोचना है, इस
चैप्टर में फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सीधा आप याद रखिएगा, यहाँ पर फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं है, सीधा यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इसीलिए इसको समझिएगा, वरना यहाँ से आप क्वेश्चन बना पाना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे आपने व्यक्तिगत भिन्नता का अभी आपके सिलेबस में डाला गया, क्यों डाला गया, तो आप किस तरह के बच्चों को क्या करेंगे छात्रावास में टेकल कर पाएंगे। तो आपने अभी व्यक्तिगत भिन्नता समझा, तो इससे क्या कर पाओगे आप समझिएगा, सोचना बस चालू करिए। तो आप बालकों का क्या करके वर्गीकरण में क्या होगा, उपयोगी होगा या नहीं होगा, आप समझेगा। आपने व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ा है तो आपको बालकों के वर्गीकरण में क्या होगा, उपयोगी होगा, क्योंकि शिक्षा में प्रभाव और महत्व को समझेगा। जैसे आप बालक का वर्गीकरण कैसे करेंगे, कई बच्चे क्या होते हैं धीरे से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, धीरे से सीखते हैं, और कई क्या होते हैं तेजी से सीखते हैं। तो आप यहाँ से वर्गीकरण कर सकते हैं ना, कौन मंद गति से सीख रहा है और कौन क्या कर रहा है तेज गति से सीख रहा है। इसी के आधार पर आप क्या करोगे, हॉस्टल में भी उनको शिक्षण प्रणाली का क्या करोगे, हॉस्टल में क्या दोगे, उसे शिक्षा दोगे या नहीं दोगे। तो धीमे हैं उसको क्या होगा, धीरे धीरे सिखाओगे, और जो तेज गति से है उसके लिए अलग शिक्षण प्रणाली करोगे। तो यहाँ से अगला क्या होगा, सबसे पहला होगा आप तो समझ पाए बालकों का वर्गीकरण में उपयोगी होगा। जैसे आप वर्गीकरण कर पाएंगे क्योंकि आपने व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया है, जिससे आप व्यक्ति में भिन्नता को जान पा रहे हैं। कैसे, जैसे कौन सा बच्चा जल्दी सीख रहा है, क्योंकि आप उनसे प्रश्न पूछे, IQ लेवल का टेस्ट किए, तो वो जो आपके प्रश्न को उत्तर दिया तो वो थोड़ा सा तीव्र बुद्धि का है, जो दे नहीं पाया तो वो कैसा बुद्धि का आप समझ पाओगे, मंद बुद्धि का। तो फिर आप क्या होगा, वर्गीकरण तो कर लिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, शिक्षण विधि के चयन में उपयोगी होगा। जो बच्चा धीरे सीखता है उसके लिए अलग प्रकार का शिक्षण विधि चयन करोगे, जो तेजी से सीखता है उसका अलग प्रकार का क्या करोगे, शिक्षण विधि का चयन करोगे। तो ये क्या होगा, शिक्षण विधि के चयन में भी उपयोगी है। उसके बाद पाठ्यक्रम के निर्धारण, अर्थात जो कमजोर बच्चा है उसके लिए आप अलग प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारण करोगे, और जो क्या है थोड़ा सा स्ट्रांग है, अर्थात मानसिक और अर्थात IQ लेवल से क्या है स्ट्रांग है, उसके लिए आप पाठ्यक्रम का अलग से निर्धारण करेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम निर्धारण में भी उपयोगी होगा। क्या होता है, पाठ्यक्रम के निर्धारण में उपयोगी होता है। उसके बाद बालकों की रुचि में क्या होती है, जानकारी होती है। जैसे आप व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किए तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की रुचि कैसा है। जैसे आपने गणित का प्रश्न दिया, अगर गणित के प्रश्न को कहा कर रहा है सही से अध्ययन कर ले रहा है तो आप समझ पाएंगे इसको गणित में रुचि है। वैसे आपने उसको साइंस का दिया और साइंस के प्रश्न को सही से नहीं हल कर पाया तो आप समझ पाएंगे साइंस में क्या है उसको कम रुचि है। तो आप उसमें क्या करने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी रुचि में भी क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बच्चे को इस तरह साइंस को समझाने का प्रयास करोगे कि जिससे वो आसानी से समझ पाए। तो बालकों की रुचि में जानकारी भी प्राप्त होगी आपसे, जिससे आप बालकों को अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद होगा बालकों के गृह कार्य में क्या होगा, वितरण में भी आप क्या कार्य करेंगे, महत्व है। जैसे कमजोर बालक है तो कमजोर बालक को आप क्या दोगे, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा दोगे, उसकी कॉपी को चेक करोगे, अर्थात उसके गृह कार्यों में वितरण में क्या करोगे, अलग प्रणाली करोगे। वैसी मजबूत है अर्थात तीव्र बुद्धि का है तो उसे अलग प्रकार का गृह कार्य दोगे। तो ये क्या होगा, बालकों के गृह कार्य वितरण में भी क्या करता है, महत्व है किसका, व्यक्तिगत भिन्नता का। वैसी बालकों के रुचि में विकास करने में भी महत्व है। उसके बाद लिंग भेद के अनुसार से शिक्षा के स्वरूप में भी इसका क्या है, महत्व है। तो आप समझ पाए होंगे, इसको समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा कर चलिएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव एवं महत्व को आप समझ पाए होंगे आसानी से। अपने ऊपर बस लीजिएगा कि मैं टीचर हूँ या छात्रावास अधीक्षक बनने वाला हूँ, तो इस विभिन्नता को मैंने अध्ययन किया है तो शिक्षा में एक प्रभाव क्या पड़ेगा और महत्व क्या होगा। तो आप इसको सोच लिए तो आपसे इस तरह के प्रश्न आसानी से। चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। अब चर्चा करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र पर। किस पर चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र पर। तो पहला क्षेत्र क्या होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। क्या होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो समझते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र में कैसे व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जैसे बुद्धि होता है, क्या होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धि आता है। तो समझिएगा, दो बालक हैं, क्या है, दो बालक है, तो दो बालकों की बुद्धि क्या हो सकती है, समान हो सकती है क्या, नहीं होती। तो दो बालकों की बुद्धि क्या होती है, समान नहीं होती है, क्योंकि समझिएगा कोई बालक क्या होता है, जल्दी से सीखता है, क्या सीखता है, जल्दी से सीखता है, और कोई धीरे से सीखता है। कई प्रखर बुद्धि के होते हैं, कई मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के क्या है, कारण है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में भिन्नता में पहला क्या हो जाएगा, बुद्धि हो जाता है। वैसे चिंतन समझेगा, तो एक व्यक्ति का चिंतन क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति का चिंतन अलग होता है और दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है, अलग प्रकार का करता है चिंतन। तो ये सब क्या है, समझेगा, ये व्यक्तिगत भिन्नता का क्या है, कारण है। अर्थात ये व्यक्तिगत भिन्नता का क्या है, चिंतन भी क्या है, क्षेत्र है। तो चिंतन किस क्षेत्र में आएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। वैसी शैक्षणिक उपलब्धि देखिएगा, जैसे कि दो बालक हैं, परीक्षा दिला रहे हैं, ये दो बालक है, परीक्षा दिला रहे हैं, किसका दिला रहे हैं, हॉस्टल वार्डन का। तो एक व्यक्ति क्या हो गया, पास हो गया, एक क्या हो गया, फेल हो गया। तो शैक्षणिक उपलब्धि में क्या हो गया, भिन्नता हो गया। तो प्रथम व्यक्ति क्या बन गया, हॉस्टल वार्डन, और दूसरा क्या बन गया, कुछ नहीं बना। तो ये क्या है, शैक्षणिक उपलब्धि में क्या है, भिन्नता है। तो ये कैसा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता। वैसी सृजनात्मकता समझेगा, जैसे दो बालक है, दो बालक में एक
बालक क्या अच्छे से बना सकता है, चित्र बना सकता है, और एक बालक क्या नहीं कर सकता, चित्र नहीं बना सकता। क्या नहीं कर सकता, चित्र नहीं बना सकता। तो इनमें क्या है, सृजनात्मकता भिन्नता है ना। जो पहला छात्र क्या बना लेता है, चित्र बना लेता है, दूसरा छात्र क्या नहीं बना पा रहा है, चित्र नहीं बना रहा है। तो ये सब क्या है, सृजनात्मक भिन्नता है। तो समझिएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र में कैसे भिन्नता पाई जा सकती है। बुद्धि में भिन्नता होती है, चिंतन में भिन्नता होती है, शैक्षणिक उपलब्धियों में भिन्नता होती है, और सृजनात्मकता में भिन्नता होता है। तो ये सब कौन सा क्षेत्र का है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का व्यक्तिगत भिन्नता होता है। इस प्रकार अब चर्चा करते हैं भावात्मक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात जैसे अभिवृत्ति। क्या बोल रहा हूँ, ये अभिवृत्ति, एक व्यक्ति की अभिवृत्ति अलग होती है, दूसरे की भी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। वैसी क्षमता अर्थात अभिक्षमता बोलता हूँ, तो कई व्यक्तियों में क्या होता है, क्षमता अलग होता है। जैसे कोई कठोर परिश्रम कर सकता है, क्या कर सकता है, कठोर परिश्रम कर सकता है, और कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। तो ये क्या है, क्षमता में अंतर है। वैसी रुचि समझेगा। कोई बालक, कोई बच्चे का रुचि क्या होता है, पढ़ने में होता है, कई का क्या होता है, खेलने में होता है, और कई का क्या होता है, घूमने में होता है। तो ये रुचि भी क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या होता है, कारण होता है। उसके बाद समझिएगा जीवन मूल्य। हर व्यक्ति का जीवन मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। हर के व्यक्ति के जीवन के आदर्श क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये क्या है, भावनात्मक क्षेत्र में क्या है, भिन्नता है। वैसे समझिएगा संवेग, हर व्यक्ति का क्या होता है, संवेग अलग होता है। अभिप्रेरणा भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये सब क्या है, भावनात्मक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता है। अब चर्चा करते हैं आगे क्रियात्मक क्षेत्र। तो शारीरिक क्रिया समझेगा, जैसे मजदूर है, क्या है, मजदूर है, तो मजदूर क्या कर सकता है, कठोर परिश्रम कर सकता है। क्या कर सकता है, कठोर परिश्रम कर सकता है। वैसे मान लीजिएगा कोई गवर्नमेंट जॉब में है, किसमें है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब वाला क्या कर सकेगा, बताइएगा, कठोर परिश्रम कर सकेगा। क्या जितना मजदूर कर सकता है उतना नहीं कर सकता। तो ये क्रियात्मक क्षेत्र में क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता। मजदूर क्या करेगा, मजदूरी करेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला क्या करेगा, अपना जॉब करेगा। लेकिन इसकी शारीरिक क्रिया में क्या है, अंतर पाया जाएगा। अर्थात मजदूर कठोर परिश्रम कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब वाले को क्या करना पड़ता है, कम परिश्रम करना है। तो ये क्रियात्मक क्षेत्र में क्या है, भिन्नता है। वैसी शारीरिक क्षमता रखिएगा, जो कठोर परिश्रम कर सकता है उसकी सहन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, अपेक्षा जो कम परिश्रम करता है उसकी सहन क्षमता क्या होगी, कम होगी। मांसपेशियां देखिएगा, एक व्यक्ति है, यह क्या होता है, इसका मांसपेशियां क्या होता है, अधिक विकसित होता है। वैसे देखिएगा दूसरा व्यक्ति है, उसका मांसपेशियां क्या नहीं होता, विकसित नहीं होता। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। जिसके शरीर में मांसपेशियां है तो वो क्या होगा, सुडौल काय का होगा, जिसमें नहीं है वो पतला दुबला होगा। तो जिससे क्या होता है, विविधता पैदा होता है, किसमें, व्यक्तियों में। तो ये सब क्या है, क्रियात्मक क्षेत्र में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। तो हमको क्या समझना है कि व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र कौन से होंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, भावनात्मक क्षेत्र हो सकता है, और क्रियात्मक क्षेत्र हो सकता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन की विधि पर। किस पर चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन की विधि पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जहां पहला अध्ययन का विधि क्या है, देखिएगा, व्यक्तित्व परीक्षण। क्या होता है, व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यक्ति या बालक के, किसके, व्यक्ति या बालक के शील गुण के मापन हेतु, किसके, शील गुण को मापने हेतु मनोवैज्ञानिक ने कई व्यक्तित्व क्या बनाया है, परीक्षण बनाया है। क्या बनाया है, व्यक्तित्व परीक्षण बनाया है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं शील गुण क्या होता है। जैसे समझेगा, एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति कैसा है, बताइएगा, ईमानदार है। तो ईमानदार उस व्यक्ति का क्या है, शील गुण है। वैसे समझिएगा, एक व्यक्ति है, उसका क्या है, बताइएगा, कर्तव्यपरायण है। वो क्या है, कर्तव्यपरायण है, तो उसका क्या है, कर्तव्यपरायण शील गुण है। एक व्यक्ति है जो क्या है, विश्वास पात्र है। विश्वास पात्र क्या है, शील गुण है। तो व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है, व्यक्ति या बालक के शील गुणों का मापने हेतु मनोवैज्ञानिकों ने कई व्यक्तित्व क्या बनाए हैं, परीक्षण बनाए हैं। क्या बनाया है, व्यक्तित्व परीक्षण बनाए हैं। जैसे व्यक्तित्व आविष्कारिका। क्या होता है व्यक्तित्व आविष्कारिका, इसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। प्रेक्षण विधि। क्या होता है, प्रेक्षण विधि, जिसे हमने व्यक्तित्व मापन की विधियों के अंतर्गत क्या कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये सब क्या है, समझेगा, व्यक्तित्व परीक्षण है। क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे व्यक्तित्व परीक्षण। इसके बाद चर्चा करते हैं अगला अध्ययन की विधि पर चर्चा करते हैं। तो अगला क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण। क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ पर क्या होता है, बालकों में शैक्षणिक उपलब्धि को मापने हेतु, किसको, शैक्षणिक उपलब्धि को मापने हेतु विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग क्या बनाए जाते हैं, परीक्षण बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उपलब्धि परीक्षण। जैसे आप रहे होंगे 10वीं में रहे होंगे, तो आपकी क्या होती है, शैक्षणिक उपलब्धि को मापने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग विषय का परीक्षण लिया गया, नहीं लिया गया। जैसे मैथ्स का अलग पेपर लिया गया, साइंस का अलग पेपर लिया गया, हिंदी का अलग पेपर लिया गया, जिससे क्या हो गया, आपका क्या हो गया, उपलब्धि का परीक्षण हुआ। जैसे आप इस पेपर में क्या हुए, पास हुए, इन सब में क्या हो गया, पास हो गए, तो आपकी उपलब्धि क्या है, आपने 10वीं पास किया। वैसे ही आप मान लीजिएगा फेल हो गए, तो आपकी उपलब्धि क्या है, 10वीं में क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण के अंदर बालकों में शैक्षणिक उपलब्धि को मापने हेतु भिन्न भिन्न विषयों के क्या लिए जाते हैं, अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि परीक्षण। क्या होता है बुद्धि परीक्षण, तो मनोवैज्ञानिक ने अनेक तरह के बुद्धि परीक्षणों का क्या किया, निर्माण किया। क्या किया, अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, जिसमें प्राप्तांकों के आधार पर
बालकों की क्या होते हैं बुद्धि लब्धि क्या की गई, ज्ञात की गई। तो यहाँ पर क्या होता है बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक ने अनेक तरह के बुद्धि परीक्षणों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसमें प्राप्तांकों के आधार पर बुद्धि लब्धि की क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। अर्थात आईक्यू लेवल क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। जैसे साइमन बिने ने किया था, कैटल ने बनाया था, आदि द्वारा क्या बनाया गया था, बुद्धि परीक्षण। इन बुद्धि परीक्षण के माध्यम से क्या होता है, बच्चों को क्या दिया जाता है, प्रश्न दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रश्न दिया जाता है, और प्रश्नों के उत्तर के आधार पर क्या दिया जाता है, प्राप्तांक दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्राप्तांक, और उसी के आधार पर उसकी बुद्धि लब्धि, किसकी बुद्धि लब्धि क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। अर्थात आईक्यू लेवल क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ये क्या होता है, बुद्धि परीक्षण, जिसको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ चुका है किसमें, बुद्धि टॉपिक में। अब अगला परीक्षण पर चर्चा कर लेते हैं, अभिक्षमता परीक्षण। क्या होता है, ये चौथा नंबर का है, अभिक्षमता परीक्षण। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग अभिक्षमता को नापने के लिए क्या है, अलग अलग क्षमता को मापने हेतु क्या किया जाता है, परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। अलग अलग परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। जैसे शिक्षण अभिक्षमता को मापने के लिए, जैसे आपको शिक्षक बनना है तो आपकी क्षमता को मापने के लिए क्या लिया जाएगा, टेट लिया जाएगा, और टेट में आप पास होते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप शिक्षण अभिक्षमता है, आपके अंतर्गत क्या है, शिक्षण अभिक्षमता है। वैसी प्रशासनिक अभिक्षमता आदि को मापने के लिए क्या जाता है, अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, अभिक्षमता परीक्षण। तो अब हमने क्या पर चर्चा कर लिया, व्यक्तिगत भिन्नता पर। किस पर, व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन की विधि पर क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। जहां आपको याद रखना है क्या होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है पहला विधि, दूसरा क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है, तीसरा याद रखिएगा बुद्धि परीक्षण होता है, चौथा आपको थोड़ा सा याद रखना है अभिक्षमता परीक्षण होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए शिक्षण प्रविधि। किस पर, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए शिक्षण प्रविधि को आपको याद रखना है। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, किसने किस विधि को दिया है करके याद रखिएगा। तो सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा होता है, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को क्या कहा जाता है, प्रयोजना विधि कहा जाता है। अर्थात इसके प्रवर्तक याद रखिएगा किलपैट्रिक है। आपको याद क्या रखना है, आईएमपी तथ्य है, प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक है। याद रखिएगा कौन है, किलपैट्रिक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चों का समूह बनाया जाता है। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वहां पर क्या कर दिया जाता है, बच्चों का क्या बना दिया जाता है, समूह बना दिया जाता है। और उस बच्चों के समूह को क्या होता है, अलग अलग बच्चों को क्या किया जाता है, अलग अलग प्रश्न दिया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग बच्चों को क्या दिया जाता है, अलग अलग प्रश्न दे दिया जाता है। अर्थात काम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, काम दे दिया जाता है। अब जिससे क्या होता है, सामुदायिकता की भावना का विकास होता है। क्या होता है, सामुदायिकता। अर्थात ग्रुप में बच्चे हैं और बच्चों को क्या दिया गया है, एक बच्चे को अलग अलग बच्चों को क्या दे दिया गया, अलग अलग काम दे दिया गया, जिससे क्या होता है, सामुदायिकता की भावना का विकास होता है। और इस विधि को क्या कहा जाता है, करके सीखो विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करके सीखो विधि। अर्थात उसे काम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है, उसको करने को कहा जाता है, और करने के बाद बच्चा क्या होता है, सीखता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, करके सीखो विधि कहा जाता है प्रोजेक्ट मेथड को। तो प्रोजेक्ट मेथड के संदर्भ में आपको क्या याद रखना है, इसके क्या है, प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक है। क्या है, किलपैट्रिक है। यहाँ पर बच्चों का क्या बना दिया जाता है, समूह बना दिया जाता है, बच्चों को प्रश्न दिया जाता है या काम दिया जाता है। और काम दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, सामुदायिकता की भावना के विकास होगा, क्योंकि बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं। किसमें कार्य कर रहे हैं, समूह में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिया जाता है, बच्चों को काम दिया जाता है और बच्चे इस काम को करते हैं और करने के बाद क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, करके सीखो विधि कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि को आप समझ गए होंगे। बस आपको याद क्या रखना है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसको आपको नहीं भूलना है। इसके प्रवर्तक को एकदम याद रखना है, किलपैट्रिक है करके, अर्थात जन्मदाता प्रवर्तक। और इस विधि को किसने दिया करके प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है, किलपैट्रिक है। कौन है, किलपैट्रिक है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं डाल्टन विधि पर। किस पर करते हैं, डाल्टन विधि पर। तो डाल्टन मेथड के क्या है, प्रवर्तक या जन्मदाता याद रखिएगा हेलन पार्क है। अर्थात हेलन पार्क के द्वारा क्या किया गया, डाल्टन विधि दिया गया। कौन सा विधि दिया गया, डाल्टन विधि दिया गया। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को उनकी योग्यता, रुचि, कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। अर्थात लड़का छेल्ला गरवासन रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहेगा, छेल्ला गरवासन छोड़ दे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चों को उसकी योग्यता, रुचि, कौशल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, स्वतंत्र किया जाता है, घूमने के लिए नहीं किया जाता। यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, टाइम टेबल का कोई बंधन नहीं होता। किसका, टाइम टेबल का कोई बंधन नहीं होता। अर्थात क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हैं तो जैसे आप 10वीं में पढ़े होंगे तो आपका पहला पीरियड मैथ्स होता रहा होगा, हिंदी होता रहा होगा, क्या हो रहा होगा, इंग्लिश रहता होगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं बनाया जाता, टाइम टेबल का बंधन नहीं होता। क्या नहीं होता, बंधन नहीं होता। यहाँ पर बच्चे अपनी पसंद के किसी भी एक विषय को पूरे दिन पढ़ सकते हैं। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, बच्चे किसी भी विषय को पूरे दिन एक विषय को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अर्थात जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे का रुचि क्या है, समझिएगा मैथ्स पढ़ने का है, तो वो चाहे तो पूरे दिन मैथ्स पढ़ सकता है। जैसे हम अभी पढ़े होंगे, आप और हम पढ़े होंगे, तो जैसे आप पढ़े होंगे 10वीं में, तो 10वीं में 1 घंटे का क्लास क्या होता था, मैथ्स का होता था। 1 घंटे क्लास किसका होता था, हिंदी का होता था। 1 घंटे का क्लास क्या होता था, संस्कृत का होता था। तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि बच्चे
जो मन अच्छा लगा, जैसे साइंस पढ़ना है तो साइंस को भी क्या कर सकता है, वो पूरे दिन पढ़ सकता है। जैसे मैथ्स को पढ़ना है पूरे दिन पढ़ सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें टाइम टेबल का कोई बंधन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत हर विषय के लिए क्या होता है, प्रयोगशाला होता है। जैसे मैथ्स के लिए अलग प्रयोगशाला, साइंस के लिए अलग प्रयोगशाला का स्थापना किया जाता है। यहाँ यह ठेके कार्य पर निर्भर होता है। किस पर होता है, ठेके कार्य पर, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर होता है, समझिएगा। यहाँ पर बच्चा है तो बच्चे को क्या कर दिया जाता है, पूरे सप्ताह भर का, अर्थात 7 दिन के लिए कार्य दिया जाता है, महीने भर के लिए 30 दिन के लिए कार्य दे देते हैं। वैसे ही 1 साल के लिए क्या दे दिया जाता है, कार्य दे दिया जाता है। अब इसे क्या होता है, बच्चे को निर्धारित समय में क्या करना होता है, पूरा करना होता है। क्या होता है, इसको कार्य को निर्धारित समय में क्या करना होता है, पूरा करना होता है। और यहाँ पर आपको याद रखिएगा, टीचर एक पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है, टीचर मात्र क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है। तो आपको क्या क्या चीज याद रखना है, इस डाल्टन विधि के अंतर्गत सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रवर्तक, इस विधि को किसने दिया, जन्मदाता कौन है, हेलन पार्क है। क्या है, हेलन पार्क है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको थोड़ा थोड़ा आप क्या कर लीजिएगा, ब्रीफ रिवीजन कर लीजिएगा। अब चर्चा करेंगे विनय टीका विधि पर। किस पर, विनय टीका विधि पर चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, इस विधि के प्रवर्तक, जन्मदाता, अर्थात इस विधि को किसके द्वारा दिया गया, कार्लटन वासबर्न द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, कार्लटन वासबर्न द्वारा दिया गया। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, पूरे पाठ्यक्रम को, अर्थात सिलेबस को, किसको, सिलेबस को कई छोटे छोटे यूनिट्स में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे पूरा सिलेबस है उसको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आदि रूप में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। अर्थात कई इकाइयों में क्या कर दिया जाता है, सिलेबस को क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, इकाई विधि भी कहते हैं। किसे, विनय टीका विधि को क्या कहा जाता है, इकाई विधि भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे एक एक करके क्या करके, एक एक करके अपने सभी यूनिट्स को पूरा करेंगे। जैसे पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे में जाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार क्या करेंगे, बच्चे एक एक करके अपने सभी यूनिट्स को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फिर हर यूनिट पूरा हो जाने के बाद, क्या हो जाने के बाद, एक एक यूनिट के बाद क्या होगा, अपना स्वयं का परीक्षा लेंगे। क्या लेंगे, अपना स्वयं का परीक्षा लेंगे। जैसे कोई भी यूनिट कंप्लीट होता है उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, अपने स्वयं का क्या लेंगे, परीक्षा लेंगे। तो भाई बच्चे स्वयं का परीक्षा लेंगे तो इस विधि में क्या होगा, इस मेथड में आप समझिएगा, कोई भी बच्चा फेल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि स्वयं के द्वारा क्या लेंगे, परीक्षा लेंगे। तो कोई भी बच्चा क्या नहीं होता, फेल नहीं होता। और इस विधि में सीखने के लिए कोई भी टाइम का बंधन नहीं होता। तो आपको याद रखना है, इस विधि को किसके द्वारा दिया गया, कार्लटन वासबर्न द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, याद रखिएगा, कार्लटन वासबर्न द्वारा दिया गया। चलते हैं अगले विधि में। तो अगला विधि हमारा कौन सा है, ड्रेकाली विधि। कौन सा है, याद रखिएगा, ड्रेकाली विधि है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, इस विधि का प्रवर्तक, जन्मदाता, और इस विधि को किसके द्वारा दिया गया, ओविड ड्रेकाली के द्वारा दिया गया। याद क्या रखिएगा, ओविड ड्रेकाली के द्वारा दिया गया। इस विधि की सबसे खास बात क्या है, शिक्षा जीवन से ही मिलनी चाहिए। इस विधि में बोला गया है कि शिक्षा जीवन से ही मिलनी चाहिए। यहाँ पर खास बात क्या बताई गई है, इस विधि के अंतर्गत बताई गई है कि बच्चों को रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर बांट दो करके बात की गई है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चों को योग्यता, रुचि और क्षमता के आधार पर बांट दो करके कही गई है। और फिर क्या हो गया, बताया गया है कि अपनी विशेष योग्यता को आगे बढ़ाने का मौका दो। यहाँ पर बताया गया, आप समझेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बच्चों को उसकी रुचि, किसके आधार पर, रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर क्या करने की बात की गई है, बांट देने की बात की गई है। उसके बाद क्या होता है, बच्चों को उसकी विशेष योग्यता, अर्थात समझिएगा, कोई बच्चा गणित पढ़ने में क्या है, तीव्र है, और कोई बच्चा किसमें है, साइंस पढ़ने में, अर्थात विज्ञान पढ़ने में क्या है, तीव्र है। तो कोई बच्चा गणित में क्या होता है, विशेष योग्यता रखता है, तो उसे उसी विषय में क्या करने की बात की गई, आगे बढ़ाने की। अर्थात जिस विषय में उसकी विशेष योग्यता है, अर्थात जिस क्षेत्र में उसकी विशेष योग्यता है, उसी में आगे बढ़ाने के मौका दिया जाए। जैसे कोई बच्चा विज्ञान में विशेष योग्यता रखता है तो उसे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पर बोला गया है, बच्चों को रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर बांट दो, फिर अपनी विशेष योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका दो करके। और यहाँ पर एक विशेष तथ्य बताया गया है, एजुकेशन क्या है करके, नेचुरल प्रोसेस है। बोला, क्या बोला है, एजुकेशन नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर बताया गया बच्चों को क्या देना चाहिए, उदार शिक्षा देना चाहिए। उदार शिक्षा का मतलब क्या होता है, लिबरल एजुकेशन दो। अब लिबरल एजुकेशन देने की बात की गई, को एजुकेशन की बात की गई, अर्थात लड़के लड़की एक साथ पढ़े करके बोला गया। क्या बोला गया, लड़के लड़की एक साथ पढ़ाने की बात की गई। अब यहाँ पर क्या बोला गया, पेरेंट्स का भी सहयोग लिया जाए। किसमें, अध्ययन के दौरान किसका, पेरेंट्स का भी सहयोग लिया जाए। अब भाई बच्चे लड़के लड़की एक साथ पढ़ेंगे, पेरेंट्स का भी सहयोग होगा, तो बच्चों में क्या आएगी, सामुदायिकता की भावना आएगी। क्या आएगी, सामुदायिकता की भावना आएगी। तो इस विधि में क्या कहा गया, अगर हम बच्चों को लड़के लड़की एक साथ पढ़ेंगे, पेरेंट्स का सहयोग लिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चों में सामुदायिकता की भावना का विकास होगा। तो आपको क्या याद रखना है, ड्रेकाली विधि के प्रवर्तक कौन है करके याद रखिएगा। किसके, ड्रेकाली विधि के प्रवर्तक, या इस विधि को किसके द्वारा दिया गया,
ओविड ड्रेकाली के द्वारा, कोविड नहीं है ना, ओविड है, याद रखिएगा, ओविड ड्रेकाली के द्वारा दिया गया। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेथड पर। किस पर चर्चा करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं भैया? ठेका बोलते हैं। तो ये विधि कौन सा हो जाएगा? ठेका विधि हो जाएगा। अब इस विधि की खास बात याद रखिएगा, यह डाल्टन और विनेटिका विधि का क्या है? मिश्रण है। तो यह कौन सा विधि का मिश्रण है? डाल्टन और विनेटिका विधि का क्या है? मिश्रण है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ही बार में पूरे बच्चों को क्या कर दिया जाता है? साल भर, सप्ताह या महीने भर का क्या दे दिया जाता है? कार्य दे जाता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, किसके अनुसार? अपनी रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार इसे कितने दिन में भी क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। जैसे साल भर का काम दिया है तो बच्चे चाहे अपने रुचि के अनुसार इसे 6 महीने में पूरा कर सकते हैं, सप्ताह भर के कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, महीने भर के कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पूरे वर्ष भर के कार्य में बांट दे जाए, सप्ताह भर में कार्य दिया जाए या महीने भर में बच्चों को क्या दे दिया जाए? कार्य दे जाए। और फिर बच्चे अपने इच्छा के अनुसार इसे कितने दिन में भी क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। अब भाई जैसे ही टास्क पूरा होगा, अर्थात क्या होगा? कार्य पूरा होगा। जो बच्चों को महीने भर का कार्य दिया गया था या सप्ताह भर का कार्य दिया गया था या कितना 1 साल का कार्य दिया गया था, वो कार्य जब पूरा होगा तो उसके बाद क्या होगा? परीक्षा लिया जाएगा। बच्चों का क्या लिया जाएगा? परीक्षा लिया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा क्या होता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अनुत्तीर्ण होने का क्या लगाया जाएगा? कारण का पता लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? कारण का पता लगाया जाएगा कि बच्चा किस कारण से इस परीक्षा में क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ। इस कारण की क्या की जाएगी? खोज की जाएगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले विधि की ओर। अगला विधि है हमारा किंडरगार्टन विधि है। कौन सा है? किंडरगार्टन विधि है। इसके आपको याद रखना है प्रवर्तक कौन है, याद रखिएगा, प्रवर्तक, जन्मदाता, और इस विधि के देने वाले कौन है? फोब्रेल है। क्या है? याद रखिएगा, फोब्रेल है। क्या है? फोब्रेल है करके याद रखिएगा। तो यहां पर क्या कहा गया है, इसका अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, बच्चों का बगीचा होता है। क्या होता है? बच्चों का बगीचा होता है, जहां बच्चे क्या होते हैं? याद रखिएगा, अविकसित फूल माना गया है। क्या माना गया है? बच्चों को अविकसित फूल माना गया है। और टीचर को क्या माना जाता है? माली माना जाता है। क्या माना जाता है? टीचर को माली माना जाता है। और यहां पर बोला गया है टीचर का कर्तव्य क्या होगा? बच्चों को किताबों के बोझ से दबाएंगे नहीं। तो इस विधि में क्या बोला जाता है कि टीचर का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को किताबों के बोझ से नहीं दबाए, बल्कि उसे क्या है? खेलने, हंसने का क्या दिया जाए? मौका दिया जाए। अर्थात बच्चों को किताबों के बोझ से नहीं दबाना है, अर्थात उसे किताबों के बोझल से मुक्त करना है। उन्हें क्या है? खेल, हंसने के माध्यम से क्या देना है? शिक्षा देना है करके बात किया गया। अर्थात इसमें क्या होता है? खेल खेल के माध्यम से क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। किस विधि में? याद रखेगा, किंडरगार्टन विधि में। और किंडरगार्टन विधि के आपको याद रखना है प्रवर्तक और इसे किसके द्वारा दिया गया। अब चलते हैं अगले विधि की ओर। अब चर्चा करेंगे बेसिक शिक्षा विधि पर। किस पर चर्चा करेंगे? बेसिक शिक्षा विधि पर चर्चा करेंगे। तो इस विधि के प्रवर्तक, जन्मदाता, और क्या होता है? इस विधि को किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। किसमें? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अब इसमें याद रखिएगा, ज्ञान किसमें देने की बात की जाती है? बेसिक शिक्षा में मातृभाषा में देने की बात की गई है। किसमें? मातृभाषा में। अर्थात बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दो। शिक्षा में कैसा होना चाहिए? गुण, सत्य, अहिंसा, देशभक्ति, आत्मसम्मान, कर्तव्य परांगण की आदि की शिक्षा दी जाए करके बोले गए। और शिक्षा कैसा होना चाहिए? निःशुल्क होना चाहिए। और शिक्षा के अंतर्गत हस्तकला की भी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बच्चों का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। तो आपको याद रखना है बेसिक शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन है? महात्मा गांधी है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं मॉन्टेसरी विधि। कौन सा? मॉन्टेसरी विधि पर चर्चा करते हैं। कौन सा? मॉन्टेसरी विधि। और मॉन्टेसरी विधि के सबसे पहले याद रखिएगा, जन्मदाता क्या है? मारिया मॉन्टेसरी है। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है। अब यह विधि किसके लिए है? छोटे बच्चे के लिए क्या है? यूजफुल है। और क्या होता है? मंद बुद्धि के बालकों के लिए यूजफुल होता है। तो इसको याद रखिएगा, मंद बुद्धि के बालक के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है? मॉन्टेसरी विधि उपयुक्त है। वैसे रखिएगा, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों के इस्तेमाल के द्वारा, अर्थात हमारे पास जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसके इस्तेमाल के द्वारा क्या दिया जाता है? बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। और घरेलू उपकरणों का भी इस्तेमाल करने के लिए बात की गई है। किसमें? शिक्षा देने के लिए बच्चों को। जैसे समझिएगा, कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा क्या है? देखिएगा, बी नहीं लिख पा रहा है। क्या नहीं लिख पा रहा है? ऐसा बी नहीं लिख पा रहा है, तो उसे घरेलू उपकरणों के माध्यम से शिक्षा देना है। कैसे? जैसे बच्चों को रेत के ढेर में ले गया। किसमें ले गया? रेत के ढेर में ले गया। ये मान लीजिएगा रेत का ढेर है। अब इस रेत के ढेर में बच्चों को क्या किया गया? जैसे आप ऐसे बी लिख कर दिखिए आए, बच्चों को क्या कर दिए? ऐसा बी लिख दिए। तो बच्चों को बोलोगे उंगली में ऐसे टच कर, बेटा ये क्या लिखा हूँ? बी लिखा हूँ। तो फिर बोलोगे बच्चों को इसी बी को आप क्या करो करके, कहाँ बनाओ करके बोलोगे, आप रेत में बना कर दिखलाओ। तो बच्चा क्या होगा? इस प्रकार क्या करेगा? बी को बनाएगा या नहीं बनाएगा? बताइएगा। तो बच्चा क्या होगा? घरेलू उपकरणों के माध्यम से क्या सीख रहा है? आसानी से सीख जाएगा। वैसे ही देखिएगा, घरेलू उपकरण में क्या है? जैसे माँ क्या करती है? चावल
चावल करती है, चावल को क्या करती है, ऐसे रख दी थाली में, और बच्चे को क्या कर दिया गया, जैसे ए बनाने के लिए दिखा दिया, चावल में क्या बना दिए, ए बनाने के लिए, और बच्चे की उंगली को कैसे करके इस चावल के थाली में हमने क्या किया, जो ए बनाया था उसमें घुमाया, तो बच्चा महसूस किया, क्या किया, बच्चा महसूस किया इस प्रकार ए बना है, तो फिर बच्चे को क्या बोला, लो आप बनाकर दिखलाओ, तो बच्चा फिर क्या करेगा, इसका अनुसरण करके सीखेगा। तो ये क्या होता है कि आपको याद क्या रखना है, मोंटेसरी विधि क्या होता है, छोटे बालक के लिए यूजफुल है। अब चर्चा करेंगे ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस विधि को किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग द्वारा इस विधि को दिया गया। इसके बाद आपको याद रखना है इस विधि के अंतर्गत बच्चा समस्या का समाधान किसके द्वारा करता है, स्वयं के द्वारा करता है, अपने शिक्षकों के माध्यम से करता है, पुस्तक एवं निरीक्षण आदि का सहयोग प्राप्त कर बच्चा क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। अब चर्चा कर लेते हैं इस विधि के पॉजिटिव पॉइंट पर। तो यहां पर क्या होता है, बच्चा समस्या का समाधान किसका, समस्या का समाधान किसका, समस्या का समाधान किसके द्वारा कर रहा है, स्वयं के द्वारा करता है, क्या करता है, स्वयं के द्वारा करता है। तो यह बच्चा, तो इस विधि में बच्चा क्या होता है, सक्रिय लर्नर होता है, क्योंकि बच्चा समस्या का समाधान किसके द्वारा कर रहा है, स्वयं के द्वारा कर रहा है। तो इस विधि में बच्चा क्या होता है, सक्रिय लर्नर होता है। अब यहाँ पर लर्निंग क्या नहीं होती, बोर नहीं होती, क्योंकि बच्चा समस्या का समाधान किसके द्वारा कर रहा है, स्वयं के द्वारा कर रहा है, और स्वयं के द्वारा समस्या का समाधान करेगा तो कभी भी अध्ययन क्या नहीं होता, बोरिंग नहीं होता। तो इस विधि में क्या होता है, लर्निंग बोरिंग नहीं होता। अब इस विधि का यूज कहाँ होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल कहाँ होगा, विज्ञान में सबसे ज्यादा यूजफुल है। यह विधि क्या है, विज्ञान के अध्ययन में सबसे ज्यादा यूजफुल है। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चों की जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, बच्चों की जिज्ञासा प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमारा पूरी तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता, कौन सा, व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक क्या होता है, विभिन्नता टॉपिक हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो जितने भी तथ्य पढ़ाए गए हैं उन तथ्यों को अच्छे से आप याद रखने का प्रयास करिएगा, क्या करने का प्रयास करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फैक्ट नहीं बनेंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर बनेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप प्रश्न आएंगे उसको आप अच्छे से क्या करिएगा, पहले पढ़िएगा और सूझबूझ से आंसर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा और सूझबूझ से आंसर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।